ऑलराइट। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसा कि आपने समझा, क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है और इसमें लॉग ऑफ ऑड्स या लॉजिट फंक्शन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आप सिग्मॉइड फंक्शन जो है उसे देख रहे थे। एक एस लाइक जो है वो बनता है, ठीक है। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन मुझे जो है वो प्रोबेबिलिटी देता है, ठीक है, आउटकम्स की। ओके। तो इसीलिए हम जब क्लासिफिकेशन करना हो तो इसे यूज करते हैं। लीनियर रिग्रेशन जो है वो काम नहीं कर पाया था क्योंकि उसका जो प्रिडिक्शन होता है वो कंटिन्यूस इन नेचर होता है, और यहाँ पर हमें कंटिन्यूस आउटपुट नहीं चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ पर कैसे आउटपुट, जीरो या वन वाले ऐसे आउटपुट चाहिए मुझे, ठीक है। ऑलराइट, मतलब क्लासीफायर्स तो प्रोबेबिलिटी के बिहाफ में ही मैं जो है कैलकुलेट करके दूंगा। अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन मल्टी क्लासिफिकेशन को भी हैंडल कर सकता है, ठीक है। सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात नहीं हो रही, मल्टी क्लासिफिकेशन यानी मोर देन वन भी यदि आपके पास क्लासेस हैं तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन उसको भी हैंडल करता है, कर सकता है। तो उसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी अपनाता है। देखिए वो क्या करता है, वन वर्सेस ऑल का इस्तेमाल करता है, या वन वर्सेस रेस्ट भी कहते हैं उसे, ठीक है। एंड मल्टीनॉमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, ये दूसरा टेक्निक होती है जिसमें सॉफ्टमैक्स का यूज होता है। तो वन वर्सेस ऑल में क्या होता है कि लेट अस सपोज अभी आपके पास थ्री क्लासेस हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल, ठीक है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, वो पॉजिटिव वर्सेस रेस्ट यानी नेगेटिव और न्यूट्रल को कंबाइन करता है और बोलता है कि आप जो है एक दूसरी क्लास हो। फिर नेगेटिव वर्सेस रेस्ट यानी पॉजिटिव और न्यूट्रल को कंबाइन कर देता है, बोलता है कि आप एक दूसरी क्लास हो। और न्यूट्रल वर्सेस रेस्ट ऐसा कर देता है वो, ठीक है। उस केस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एक क्लास बन जाएगी। तो इस तरीके से वो क्लासिफिकेशन करता है जब मल्टी क्लासिफिकेशन होता है, तो यानी मोर देन टू क्लास होती है। तो क्योंकि यदि टू क्लास है बाइनरी क्लासिफिकेशन में तो भाई ये उस्ताद है, यानी जीरो वन का क्लासिफिकेशन करना है तो वो तो हर एक एल्गोरिदम, हर एक क्लासीफायर अपने आप में होशियार है। हर एक एल्गोरिदम ये कहती है कि भाई बाइनरी क्लासिफिकेशन तो हम यूं ही कर देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू जो आते हैं ना वो मल्टी क्लासिफिकेशन के अंदर ही आते हैं। तो ये मल्टी क्लासिफिकेशन को कैसे इंटरप्रेट कर रहा है उसके बारे में जो है यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ऑल राइट, ठीक। तो भाई यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर जो है इसने बोला कि भाई एक वन वर्सेस ऑल करूंगा मैं, एक क्लास ले लूंगा, दूसरी जितनी भी क्लासेस है उनको रेस्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो जहां पर मेरी ये वाली क्लास आ रही होगी उसको मैं कर दूंगा वन, और जहां पर रेस्ट वाली जितनी भी क्लासेस आ रही होंगी उन सबको मान लूंगा जीरो। और अल्टीमेटली ये वन वर्सेस रेस्ट का करने का उसका उद्देश्य यही है कि उनको जीरो और वन के अंदर वो कन्वर्ट कर रहा है, कैटेगरिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी होशियारी है, ठीक है। दैट इज व्हाट इट सेज टू बी एस वन वर्सेस रेस्ट। ओके, ठीक। एंड एक तरीका और होता है, वो है शॉर्टमैक्स का, ठीक है। शॉर्टमैक्स में जो है हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है, ओके। यानी कि पॉजिटिव की 80%, नेगेटिव की 10%, न्यूट्रल की 10%। तो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव की है तो आंसर पॉजिटिव। तो हर एक को प्रोबेबिलिटी असाइन करी जाती है। ये दूसरा तरीका है, ठीक है, टू हैंडल मल्टी क्लासिफिकेशन। तो या तो आप वन वर्सेस ऑल की टेक्निक अपनाओ, या आप शॉर्टमैक्स वाली टेक्निक अपनाओ, दोनों कर सकते हो आप मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए। यहां पर वन वर्सेस ऑल नहीं होगा शॉर्टमैक्स के अंदर, ये सीधा सीधा हर एक क्लास की प्रोबेबिलिटी देगा,
कि क्या चांसेस है उसके आने के। जिसकी हाईएस्ट होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो वो भाई 100 में से निकाली जाएगी, जिसकी हाईएस्ट होगी वो सिलेक्ट हो जाएगा, सीधी सी बात। तो यहां पर शॉर्टनेस फंक्शन का इस्तेमाल हो रहा, इस टेक्निक का इस्तेमाल हो रहा। ठीक है, तो भाई ऐसा है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिंपल एल्गोरिदम है, छोटे डेटा सेट पर अच्छी एक्यूरेसी देती है, इसको ज्यादा लफड़े दफड़े नहीं करना है इसमें। ठीक है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट इसका मैथ्स है नहीं। ठीक है, और इजी है, सिंपल है, रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। आउटपुट प्रोबेबिलिटी वाली देता है ना, तभी तो अपन इसको सिग्मोइड या लॉजिड बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आते हैं, तो उसी की मदद से जो है आप क्या करते हैं, अपना क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। दैट्स व्हाट यू कैन डू। ठीक है, ऑलराइट, ये कर लेते हो आप। और लीनियरली सेपरेबल डेटा यानी बाइनरी क्लासिफिकेशन पे ये भाई बहुत अच्छे से काम करता है, वो तो हर एक एल्गोरिदम काम करती है, ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज में ये है कि यदि मल्टी क्लासिफिकेशन में इशू है थोड़ा सा। ठीक है, मल्टी क्लासिफिकेशन में इशू है और आउटलायर्स के प्रति सेंसिटिव है, यानी आपके डेटा के अंदर फॉल्टी एंट्रीज होगी। ठीक है, आउटलायर होंगे तो ये इम्पैक्ट करते हैं लॉजिस्टिक को, तो आउटलायर तो हर किसी को इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम चाहते हैं हमारे डेटा में आउटलायर ना, उनको निपटाओ आप आउटलायरों को, ये काम करो। ठीक है, वो तो करते ही हैं, हर किसी को इम्पैक्ट, तो जस्ट रिमूव दम। ओके, और कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप ये कैप्चर नहीं कर पाएगा लॉजिस्टिक। ठीक है, यदि आपका डेटा जो है मतलब वही मैंने कहा ना, मल्टी क्लासिफिकेशन हुआ और डेटा यदि जो है आपका थोड़ा सा वेरिएबल हुआ, ऑलराइट, तो ऐसे केस में लॉजिस्टिक रिग्रेशन कोई कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप डेटा के अंदर नहीं कर पाएगा। वो तो हर एक मशीन लर्निंग मॉडल की यही कहानी है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वो नहीं कर पाते कैप्चर। ठीक है, क्योंकि वो सिंपल मैथमेटिकल मॉडल होते हैं, उनकी जो गणित है वो उतनी तक ही सीमित है, इससे ज़्यादा वो करेंगे नहीं। ठीक है, यदि आपके पास डेटा सेट है और जहाँ डिसीजन बाउंड्री नॉन लीनियर है, ठीक है, नॉन लीनियर डिसीजन बाउंड्री यानी एक लाइन से क्लास ए को और क्लास बी को काट नहीं सकते, सेपरेट नहीं कर सकते, वहाँ मेरा मॉडल जो है ना वो थोड़ा सा फंस जाएगा। तो मैंने आपको पॉलिनॉमियल रिग्रेशन बताया है प्रीवियस क्लास के अंदर। ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन भी फेल हो रहा था जब रिलेशनशिप नॉन लीनियर थी फीचर्स के बीच में, तो यहाँ पर भी यही है, यदि रिलेशनशिप जो है वो नॉन लीनियर हुई तो भाई मेरा मॉडल जो है वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये अज्यूम करता है कि फीचर आपस में इंडिपेंडेंट होंगे, वो तो हर कोई मॉडल करता है कि भाई आपस में फीचरों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये भी वही अज्यूम करता है। और यदि इंडिपेंडेंट नहीं हो गए, नहीं हुए, रिलेटेड हुए, तो ओवरफिटिंग, तो मॉडल ओवरफिटिंग देना शुरू कर देगा, ये वाली बात है। तो ये डिसएडवांटेज है उसके। ऑलराइट, तो ये बात यह है कि वैसे लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बीच में डिफरेंस देखा जाए तो दोनों लीनियर मॉडल के अंदर ही आते हैं, लेकिन एक रिग्रेशन है और एक क्लासिफिकेशन है। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन में ये बोला जाता है कि फीचर लीनियरली टारगेट के साथ डिपेंडेंट है, लॉजिस्टिक में ऐसा कोई लफड़ा दफड़ा है नहीं, वो कहते हैं कि लॉजिट फंक्शन का यूज होता है, मतलब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के बीच में लॉजिट रिलेशनशिप है। ओके, आउटपुट की यदि बात करें, यदि हम आउटपुट की बात करें तो वहां तो कंटिन्यूस आता है या 0 1, मतलब प्रोबेबिलिटी बेस्ड आता है। ठीक है, बस दैट्स इट, बाकी तो कोई इशू है नहीं। कॉस्ट फंक्शन की बात करें तो रिग्रेशन के अंदर एमएससी लगता है, मीन स्क्वायर एरर लगता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो है हम दूसरा इवेल्युएशन क्राइटेरिया लगाएंगे, यहाँ क्रॉस एंट्रोपी लगता है, और क्रॉस एंट्रोपी मैंने आपको समझा ही दिया। इसका कॉस्ट फंक्शन मैंने आपको बता दिया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्या होता है कॉस्ट फंक्शन, आपने देखा है। ठीक है, ऑलराइट, क्या था, y log ऑफ p माइनस में माइनस ऑफ 1 माइनस वाई log ऑफ 1 माइनस p, ऐसा होता है। ये इसका कॉस्ट फंक्शन था लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। और इसका कॉस्ट फंक्शन क्या था लीनियर रिग्रेशन का, आपने करा था yp माइनस वाई ए का होल स्क्वायर का समीशन डिवाइडेड बाई n, ये था इसका कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, तो दोनों के कॉस्ट, अब ये रिग्रेशन है ये क्लासिफिकेशन है, तो दोनों ही के कॉस्ट फंक्शन बदलेंगे ही, हो तो सीधी सी बात है। ठीक है,
तो बस इतनी कहानी है ये लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक की फिलहाल में तो। ओके, ठीक। यहाँ पर आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बात फिनिश हुई। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है, अब अगली जो एल्गोरिथम है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन है और काम करता हूं मैं। यस निखिल, आज द क्वेश्चन। सर कॉस्ट फंक्शन लॉस फंक्शन में डिफरेंस क्या है सर? देखिए, लॉस। लॉस फंक्शन जो होता है जैसे कि मैंने समझाया था आपको, हर एक स्टेप पर निकलता है लॉस। ठीक है, और कॉस्ट फंक्शन ना वो लॉस का एवरेज होता है। यानी कि जैसे आपके पास ये डेटा सेट है, मैंने लीनियर रिग्रेशन में भी समझाया था ऐसा, कि जैसे ये डेटा सेट है। ओके, तो भाई बात ये है, और ये आपका जो है प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्टेड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये प्रिडिक्टेड वैल्यू है, और ये एरर है या लॉस है। ठीक है, तो जो वैल्यू यहां पर निकलेगी ना दैट विल बी लॉस। तो आप ये कह रहे हैं ये रो नंबर 1 है, इसका लॉस आया। ये रो नंबर 2 है, इसका लॉस आया। रो नंबर 3 लॉस है नहीं, प्रिडिक्टेड माइनस एक्चुअल। तो जो एरर आ रहा है हर एक रो में उनको अपन लॉस बोलते हैं। और जब मैं इनका इनका वो कर लेता हूं, कॉस्ट फंक्शन इज द एवरेज ऑफ ऑल। ठीक है, जब मैं इनका एवरेज कर लूं, ठीक है, जितने भी लॉसेस थे L1, L2, L3, L4, उनका एवरेज कर लूं तो वो आएगा कॉस्ट। वो होता है कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन ये ओवरऑल होता है। ये ओवरऑल लॉस कितना हुआ वो कॉस्ट फंक्शन होता है। ठीक है, तो इन जनरल हम इसी से डील करते हैं, कॉस्ट फंक्शन से डील करते हैं, ओवरऑल जो लॉस आता है उससे डील करते हैं। ठीक है, ऑलराइट, दिख रहा है ना आपको मेरा स्क्रीन? यस सर। ठीक है, तो ऐसा है डिफरेंस। चलिए, तो आपने लीनियर रिग्रेशन पढ़ा, आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा। मेरा जो अगला एल्गोरिथम है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम है, बड़ा इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन में आपने देखा कि भाई मल्टी क्लासिफिकेशन में और इसमें इसको दिक्कत है लॉजिस्टिक को। ठीक है, तो अच्छा, ये दोनों अलग अलग एल्गोरिथम थी। लीनियर रिग्रेशन कंटिन्यूस के लिए काम करता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए काम करता है, दोनों अलग अलग हैं। तो भाई अब स्थिति ऐसी बन रही है कि एक और एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाए जिसमें रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों हो, ऐसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया जाए। ओके, तो ऐसी जो एल्गोरिथम है दैट इज योर सपोर्ट वेक्टर मशीन, SVM के नाम से इसको जानते हैं। और बड़ी शानदार एल्गोरिथम है और सबसे टफ मैथ्स सपोर्ट वेक्टर मशीन की ही होती है। ठीक है, इसी की मैथ्स सबसे टफ मैथ्स। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो एक ऐसी एल्गोरिदम, अब आपको मैं बताऊंगा कि भाई इसको सपोर्ट वेक्टर और मशीन क्यों बोलते हैं, बताऊंगा अभी आगे। ठीक है, तो एक ऐसी एल्गोरिदम जो कि रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन दोनों कर ले, मतलब मेरे को अलग अलग जाना नहीं पड़ेगा ना, लीनियर अलग और लॉजिस्टिक अलग, ये काम नहीं। SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन ही ये दोनों काम कर ले, ऐसी एल्गोरिदम मैं जो है वो आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो विच सर्व्स एज बोथ। ओके, डुअल पर्पस। तो ये एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है। सुपरवाइज बोले तो आप ये जानते हैं कि अभी हम सुपरवाइज ही तो पढ़ रहे हैं जो कुछ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसमें ऐसा है कि आपके पास लेबल्ड डेटा होता है, टारगेट आपको मालूम है यहाँ पर, तो रिग्रेशन क्लासिफिकेशन उसी में ही काम कर रहा है। ठीक, तो ऐसा हम पढ़ रहे हैं, रिग्रेशन क्लासिफिकेशन दोनों कर लेगा सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये एल्गोरिदम। इसको आप सपोर्ट वेक्टर नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ओके, खास करके एसवीएम क्लासिफिकेशन के लिए अपन यूज करते हैं, रिग्रेशन के लिए भी करना है कर सकते हैं। तो अभी अपन इनिशिएट करेंगे क्लासिफिकेशन के हिसाब से, है ना, अभी अपन क्लासिफिकेशन के करस्पॉन्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं। ओके, तो
सपोर्ट वेक्टर मशीन क्या करता है, इट क्लासिफाई डेटा पॉइंट्स इनटू टू क्लासेस विद द हेल्प ऑफ अ डिसीजन बाउंड्री, जिसको ये हाइपर प्लेन बोलता है। और इसकी कोशिश ये है कि ऑप्टिमल हाइपर प्लेन या ऑप्टिमल डिसीजन बाउंड्री बनाए। अब क्या क्या कहानी कही जा रही है, क्या बताना चाह रहा है ये, तो देखिए, लेट अस सपोज यही आप अपना डेटा ले लीजिए, ठीक है, ये आपका डेटा सेट था, ठीक है, ये आपका डेटा सेट है, ओके, और ये आपका टारगेट है, 0 1 0 1 0 1 ऐसा करके आपका टारगेट है, ठीक। अब क्योंकि आप देख रहे हैं बाइनरी क्लासिफिकेशन है, ये 0 1 टारगेट है आपका, ऑलराइट, तो भाई मेरे को क्या करना है, इसको क्लासिफिकेशन करना है। तो भाई ऐसा है, these are the data points for class 0, these are the data points for class 1। और एसवीएम को क्या करना है, डिसीजन बाउंड्री बनाना है, ये इसका काम है कि देखो क्लास ए के पॉइंट यहां पर हैं, क्लास बी के पॉइंट यहां पर हैं, तो मेरे को एक हाइपोथेटिकल एक बाउंड्री बनाना है क्लासिफिकेशन के लिए, ठीक है, ये डिसीजन बाउंड्री है। इसी को ही अपन हाइपर प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है, हाइपर प्लेन। तो एसवीएम का ये काम है बनाना, और फिर उसने कहा कि ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बनाना है। ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बनाने का मतलब ये कि भाई देखिए, ये क्लास ए के पॉइंट्स हैं, ये क्लास बी के पॉइंट्स हैं, ठीक, तो ऐसा है, यहां से क्लास ए की बाउंड्री शुरू हुई, यहां से क्लास बी की बाउंड्री शुरू हुई, ठीक है, सो लेट मी कनेक्ट दम, ठीक है, तो यहां से क्लास ए की बाउंड्री मान लीजिए शुरू हो रही है, और वो क्लास ए का इलाका है, यहां से क्लास बी की बाउंड्री शुरू हो रही है, ये क्लास बी का इलाका है, कुछ पॉइंट बाउंड्री पे मौजूद हैं, तो बॉर्डर पे तो सोल्जर रहते हैं, तो मान के चलो कि ये सोल्जर ही है, बाकी ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये अपने इलाके में है, ये अपने इलाके में है, ठीक है, ये डिसीजन बाउंड्री है, बॉर्डर ये है, लेकिन कोई बॉर्डर पे थोड़ी ना रहता भाई, बॉर्डर से थोड़ा सा हटके रहते हैं ना, बॉर्डर पे थोड़ी ना, बिल्कुल थोड़ा सा हटके रहते हैं, ठीक है, तो भाई आपका यहाँ से ये बॉर्डर है, फेंसिंग है यहाँ पे, और यहाँ से थोड़ा सा कुछ फीट दूरी पे अब आप अपना घर बना सकते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये यहाँ एक डिफाइन कर रहे हैं कि भाई क्लास ए की यहाँ से बॉर्डर शुरू होती है, और ये अब हमारा इलाका। तो जो पॉइंट बॉर्डर पे होते हैं ना, उनको सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, दे आर कॉल्ड ए सपोर्ट वेक्टर, ठीक है, ऐसा है, ठीक, सपोर्ट वेक्टर। वैसे हर एक डेटा पॉइंट को वेक्टर, तो हर एक डेटा पॉइंट होता है, एवरी डेटा पॉइंट इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर, ठीक है, जितने भी हैं यहां पर पॉइंट्स सब वेक्टर हैं। वेक्टर बोले तो मैं उनको एक ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, लेकिन जो पॉइंट बॉर्डर पर होते हैं सपोर्ट वेक्टर वो कहलाए जाते हैं। और सपोर्ट क्यों, सपोर्ट इसलिए क्योंकि वो डिसीजन बाउंड्री को बनने में मदद करते हैं, तब इनको सपोर्ट वेक्टर कहलाया जाता है। क्यों और कैसे करते हैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो क्या है, अब आपने समझा कि नाम था मेरे एल्गोरिदम का एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन, ठीक है। तो वेक्टर यानी डेटा पॉइंट्स, सपोर्ट वेक्टर यानी वो वाले डेटा पॉइंट जो बॉर्डर पे मौजूद हैं, और मशीन तो ऑब्वियसली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो क्लासिफिकेशन रिग्रेशन दोनों करती।
डुअल पर्पस है। क्या काम है इसका, क्या उद्देश्य है, डिसिजन बाउंड्री बनाना या हाइपर प्लेन बनाना। तो डिसिजन बाउंड्री को हाइपर प्लेन भी बोलते हैं क्लासिफिकेशन के तौर पे, या उसके लिए ही अभी आपसे चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, ये इसका इंट्रोडक्शन है एसवीएम का। तो आप बोल रहे सर बढ़िया है, अच्छी लग रही है एल्गोरिदम, तो इसमें क्या है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी एल्गोरिदम है। अभी धीरे धीरे करके अपन उसको ओपन अप करेंगे। ठीक, तो भी भाई आपने ये वाला डायग्राम देखा, ये कुछ इस तरीके का कि ये व्हाइट पॉइंट्स है, ये ब्लैक पॉइंट्स है, ये रेड वाली एक हाइपर प्लेन है। ठीक है, ये आपने देखा, और ये यहाँ से ये क्लास बाउंड्री इसकी शुरू हो रही है, यहाँ से इसकी शुरू हो रही है। तो ये भी सपोर्ट वेक्टर है, और ये वाला पॉइंट आया, ये भी सपोर्ट वेक्टर है। ठीक है, तो सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है सबसे पहले 1960 के अंदर इंट्रोड्यूस करी गई थी। 1990 के अंदर इसको इम्प्रूव किया गया। ये वेपनिक नाम के जो थे रिसर्चर साइंटिस्ट थे, उन्होंने दी थी ये वाली एल्गोरिदम। और इस एल्गोरिदम ने पॉपुलैरिटी गेन करी। कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट इसने सॉल्व करे। ठीक है, और जैसे हैंड डिजिट रिकॉग्नाइजेशन वो इसने करा, फेस डिटेक्शन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब इसने काम करे। ठीक है, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है इसका। इसको ऐसा बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर प्लस मशीन, ऐसा करके बोला जाता है। ठीक, तो यही है टर्मिनोलॉजी में कि वेक्टर डेटा पॉइंट्स को कहते हैं अपन, और सपोर्ट वेक्टर वो वाले पॉइंट होते हैं जो कि हाइपर प्लेन के करीब होते हैं, जो बाउंड्री पर होते हैं। ठीक है, तो भाई ऐसा है, ये जो पॉइंट है जो बाउंड्री पर है, ये सपोर्ट वेक्टर है। बाकी दूसरे जो पॉइंट है वो पॉइंट है, उनका उनका कोई वो नहीं। ठीक, ऑलराइट। तो ऐसी जो बात है, तो डिसीजन बाउंड्री या हाइपर प्लेन ना, ये सपोर्ट करते हैं किसको, डिसीजन बाउंड्री को। ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है क्लास ए को क्लास बी से मतलब सेपरेट करने में। ठीक है, तो ये एक डिसीजन बाउंड्री की तरह या उसके लिए सपोर्ट करते हैं उसको, एक पिलर की तरह खड़े रहते हैं ये। ठीक है, और ओवरसी बात है ना, बॉर्डर पे तो फोर्सेस होती है, वही तो एक दीवार की तरह खड़े रहते हैं, ना सामने वाला अपने बॉर्डर में नहीं घुसने जाएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से इनका भी काम है। ठीक है, कि सपोर्ट करना बॉर्डर को, उसकी रक्षा करना। ठीक है, अब डायग्राम में फिर देखो, ये अच्छे से बनी हुई है। ठीक है, तो ब्लू और रेड पॉइंट्स को क्लासिफाई किया जा रहा है। तो आप ये देख रहे हैं, ये डिसीजन बाउंड्री है, ये सपोर्ट वेक्टर्स हैं। ओके, एंड रेस्ट ये क्लास ए है, यानी क्लास ब्लू है, और क्लास रेड। दैट्स इट, इस तरीके से है। ऑलराइट, मुझे नहीं लग रहा अभी आपको कोई डाउट होगा। आई गेस यू आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। ठीक है, अभी तक आपको समझ में आ रहा होगा, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ओके, चलिए अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, हाइपर प्लेन के बारे में मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूँगा कि हाइपर प्लेन क्या क्या होता है, क्या करता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो भाई ऐसा है, मैंने आपसे कहा डिसीजन बाउंड्री ही आपका हाइपर प्लेन है। ओके, एंड जो हाइपर प्लेन होता है उसका डायमेंशन डेटा के डायमेंशन से एक कम होता है। यानी क्या बात कर रहे हो आप, क्या कहना चाह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि एक लाइन है तो उसको तोड़ने के लिए एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है। यदि टू डायमेंशनल डेटा है, यानी 2D डेटा है, तो उसको तोड़ने के लिए एक लाइन की जरूरत पड़ती है। यदि 3D डेटा है तो उसको तोड़ने के लिए एक 2D प्लेन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डेटा का यदि डायमेंशन n है तो उसको तोड़ने के लिए n-1 डायमेंशन के हाइपर प्लेन की आवश्यकता पड़ेगी। बस इतनी सी बात है, और वो दिख भी तो रहा है, देख लो।
आपको अपना समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है वो तो कॉन्सेप्ट। ओके, ठीक। तो भाई यही यहाँ पर थ्योरी के अंदर कहा गया है मेरे पास कि जो हाइपर प्लेन है उसको क्लासिफिकेशन करना है। ठीक है, तो यदि डेटा आपका एन डायमेंशनल है, सो आई विल बी यूजिंग n-1। एन डायमेंशनल डेटा के लिए n-1 डायमेंशन का हाइपर प्लेन मुझे चाहिए रहता है, n-1 डायमेंशन का। और ये देख भी लीजिए आप, ऐसा ये 3D डेटा है, तो 3D को काटने के लिए 2D चाहिए। ओके, तो आपको एक बीच में हाइपर प्लेन दिख रहा है जो रेड को ब्लू से जो है वो डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये बात हुई। ओके, तो ये जो मेरा हाइपर प्लेन है ये बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है दैट सेपरेट्स एन डायमेंशनल इनटू टू ग्रुप्स, टू हाउस करना ब्रेक करता है। ओके, एंड फॉर्म अ डिसीजन बाउंड्री। ठीक है, एंड टू पार्ट्स में वो क्या कर देगा, उसे डिवाइड कर देगा, ये उसका काम है। ओके, चलिए, तो इसमें हम ये कहते हैं कि हाइपर प्लेन के जो ऊपर वाले पॉइंट होते हैं उनको हम पॉजिटिव पॉइंट बोलते हैं, और हाइपर प्लेन के नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं उनको नेगेटिव। ये अपन ने खुद ने मार्क कर लिया ऐसा कि भाई यार कुछ ना कुछ रेफरेंसिंग तो करना पड़ेगी। तो आप ये कह रहे हो ना कि दो टुकड़ों में डिवाइड कर दोगे, तो भाई हमारे हिसाब से ऐसा है कि ऊपर जो भी पॉइंट आ रहे हैं अपन उनको पॉजिटिव ले लें, नीचे जो भी पॉइंट आ रहे हैं अपन उसको नेगेटिव ले लेंगे, ऐसा अपन मार्क कर देते हैं। इतनी बात। ठीक है, तो ये कहा गया कि देख लीजिए ऊपर ये हाइपर प्लेन के ऊपर, हाइपर प्लेन मेरा रेफरेंस है। ठीक है, तो ऊपर आने वाले पॉइंट पॉजिटिव, नीचे आने वाले पॉइंट नेगेटिव, ऐसा अपन साइड डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, मेरे को बाद में काम आएगी कि कौन सा पॉइंट किस साइड पे था। ठीक है, ये हो गया, अपन ने साइड डिसाइड कर दी। ठीक है, अब थोड़ा सा और कुछ बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और मार्जिन क्या होती है। तो देखिए क्या है मार्जिन, जो है मार्जिन का कॉन्सेप्ट जो है, इतना तो मुझे समझ में आ गया, सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, हाइपर प्लेन डिसेंट बाउंड्री क्या होती है, सब मेरे को समझ में आ गया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मार्जिन। तो देखिए क्या है, ये मेरी डिसीजन बाउंड्री, ये जो है ऐसा करके मैं बना रहा हूं ताकि मैं क्लास बाउंड्री भी आपके सामने बना दूं। ठीक है, डॉटेड कर रहा हूं, ये क्लास बाउंड्री है। लेट अस सपोज ये क्लास ए है, ये क्लास बी है ना, और ये हाइपर प्लेन है, ये उसको तोड़ रहा है ना, दो पार्ट में। तो ये जो क्लास बाउंड्री के बीच में जो दूरी होती है ना, दोनों क्लास बाउंड्री के बीच की दूरी, इसी को मैं मार्जिन बोलता हूं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर इसका इतना महत्व क्यों है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, आप इसको मार्जिन मार्क कर रहे हो। तो क्या है कि मेरे हाइपर प्लेन को ये कहा गया है कि तेरे को ऑप्टिमल मार्जिन निकालना है, ऑप्टिमल हाइपर प्लेन बनाना है तुझे। अब ऑप्टिमल बोले तो क्या, अब जरा देखिएगा, समझने की कोशिश करना। मैं कई केसेस आपके सामने बनाता हूं, आगे नोट्स में भी दिखेंगे आपको। लेट अस सपोज ये क्लास ए है, डिसीजन बाउंड्री यहां से जा रही है, ये क्लास बी है। आप बोलोगे सर क्लासिफिकेशन हो रहा है, हाँ हो रहा है, बिल्कुल सही है, हो रहा है क्लासिफिकेशन। लेट अस सपोज ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, डिसीजन बाउंड्री यहां से जा रही है। आप बोल रहे हो सर यहां भी अच्छा क्लासिफिकेशन हो रहा है, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेट अस सपोज ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, कुछ ऐसी डिसीजन बाउंड्री जा रही है। आप बोल रहे हो सर यहां भी बढ़िया क्लासिफिकेशन, यहां भी क्लासिफिकेशन हो रहा है। तो क्लासिफिकेशन यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, हर जगह क्लासिफिकेशन हो रहा है। लेकिन ये ऑप्टिमल हाइपर प्लेन नहीं है, जितने भी जो बन रहे हैं ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल का मतलब ये होता है कि भाई मेरे को ऐसा डिसीजन बाउंड्री निकालना, ऐसी हाइपर प्लेन निकालना है जो क्लास ए और क्लास बी से समांतर दूरी पर हो। ऐसा नहीं हो कि भैया वो ए के करीब हो, ऐसा ना हो कि वो बी के करीब हो,
ऐसा भी नहीं है कि वो आड़ी टेढ़ी तिरछी कहीं से जा रही हो तो कहीं ए के करीब हो गई, कहीं एक साइड से बी के करीब हो गई, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसे हाइपरप्लेन मेरे को आइडेंटिफाई नहीं करना है। मुझे करना है कि जो हाइपरप्लेन हो मेरा वो ऑप्टिमल हो, यानी ये ए है, ये बी है, तो भाई वो ऐसा ऐसा हो। तो यानी कि क्लास ए और क्लास बी से वो जो है समांतर दूरी पर मेरे को ऐसा बनता हुआ नजर आओ। तो यही आइडेंटिफाई करना है मेरे को। और इसको आइडेंटिफाई करना यानी ये दूरी, ये जो दूरी है इसको पता लगाना, जिसको मैं मार्जिन बोल रहा हूं, इसका पता लगाना मेरे लिए बहुत आवश्यक है। इसी की गणित मेरे को पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बन तो यहां भी रहा है, बन यहां भी रहा है, बन यहां भी रहा है, लेकिन ये ऑप्टिमल नहीं है। आई नीड टू फाइंड ऑप्टिमल हाइपरप्लेन। ठीक है, मेरे लिए वो आवश्यक है। तो ऑप्टिमल तो यहां पर बन रहा है, और ऑप्टिमल पता करने के लिए मेरे को जो है वो विड्थ या दूरी निकालनी है। वो मार्जिन बताएगी कि कितनी दूरी होगी। ठीक है, बात समझ आई आपको? ये काम करना रहेगा। तो यहां नोट्स में उन्होंने यही कहा कि ये मार्जिन है एंड दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द डिसिजन बाउंड्री। ठीक है, क्लास और क्लास बी की दूरी। It is also defined as the shortest distance between the hyperplane and the support vectors with the weight w and the b. Weight and the bias. अभी वेट और बायस कहाँ से आया, क्या आया, अपन देखेंगे। मैं अभी आपको बस एक हिंट आउट कर देता हूँ कि लेट अस सपोज ऐसा है कि मैं इक्वेशन, मतलब ये लाइन वाइन बनती है, बन रही है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। लेट अस सपोज मैं कह रहा हूँ कि ये जो लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, तो इसकी इक्वेशन डब्ल्यू एस प्लस बी इक्वल टू जीरो है। और ये जो क्लास ए की बाउंड्री और क्लास बी की बाउंड्रियां हैं, ठीक है, इसकी इसकी इक्वेशन है डब्ल्यू एक्स प्लस बी, जो है इसकी इक्वेशन दैट इज लेस देन वन, ऐसा बोल देता हूं। और इसकी जो इक्वेशन है वो ग्रेटर देन वन है, जो पॉजिटिव साइड पर है उसकी इक्वेशन ग्रेटर देन वन है। तो क्योंकि ये हाइपरप्लेन के ऊपर है तो ये पॉजिटिव साइड, ये है आपकी नेगेटिव साइड। तो भाई ऐसा करके जो है मैंने बोल दिया, ये डब्ल्यू एस प्लस बी लेस देन वन, ये डब्ल्यू एस प्लस बी ग्रेटर देन वन, और ये जो है आपका डब्ल्यू एस प्लस बी इक्वल टू जीरो। जो आपकी रेफरेंस है डिसिजन बाउंड्री की इक्वेशन। कहां आई, कैसे आई, आपने क्या मैथ्स लगाई कि ये इक्वेशन आप लिख रहे हो, तो मैं सब पढ़ा दूंगा आपको अभी। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि इसकी मैथ्स मैंने पहले भी कहा कि सबसे कॉम्प्लिकेटेड है एसवीएम। ठीक है, लेकिन अपन सब सीख लेंगे, मजा आएगा। तो अभी इनिशियल ये है कि आपने जो बनाया उसमें आपने इक्वेशंस मार्क कर दी। ठीक है, ये डब्ल्यू एस प्लस बी इक्वल टू जीरो, डब्ल्यू एस प्लस बी लेस देन, इसकी इक्वेशन डब्ल्यू एस प्लस बी लेस देन वन, और डब्ल्यू एस प्लस बी ग्रेटर देन। ओके, देन उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट आते हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। लीनियरली सेपरेबल। तो लीनियरली सेपरेबल अपन ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में नाम सुना सिर्फ। लीनियरली सेपरेबल का मतलब ये कि एक लाइन से आप डेटा पॉइंट्स को डिवाइड कर सकते हो, तो ऐसे को अपन बोलते हैं लीनियरली सेपरेबल डेटा। ठीक है, तो आपके पास यदि टू क्लासेस हैं और यदि आप उसको एक लाइन से काट रहे हो, जो कि अभी देख ही रहे हो डायग्राम में बना बना के, यही तो बता रहा हूँ, तो लीनियरली सेपरेबल होता है व्हेन द डेटा पॉइंट्स कैन बी लीनियरली सेपरेबल इफ द सेपरेटिंग बाय हाइपरप्लेन बाय बाउंड्री बाय क्लास ग्रुप, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये लीनियरली सेपरेबल है। नॉन लीनियरली सेपरेबल का जो है आपके पास, उसमें एक लाइन से डेटा पॉइंट डिवाइड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे डेटा पॉइंट इस तरीके से हैं, अब देखो नीचे वाले डायग्राम के अंदर डेटा पॉइंट्स आपस में घुले मिले हैं, तो एक लाइन से वो डिवाइड नहीं हो पाएंगे, सो दे आर नॉट लीनियरली सेपरेबल। ठीक है, उनको क्लासीफाई नहीं कर पाओगे आप। तो यही तो कठिनाई है, यही तो टफ केस है कि सर मेरे पास यदि 2D में ये पॉइंट्स ऐसे हैं तो क्या मैं ऐसा 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 करके कुछ बनाऊंगा?
बना सकते हो? ऐसी कोई गणित है कि तुम ऐसा ये कुछ बना लो? क्या इक्वेशन होगी इसकी? कोई इक्वेशन है इसकी? बना पाओगे? लाइन की इक्वेशन है, कोई दूसरा कर्व होता तो उनकी इक्वेशन भी अपन लिख सकते हैं। भैया ये इसकी कौन सी इक्वेशन है? बन रही कोई इक्वेशन? तो इसके लिए क्या करता है वो सपोर्ट वेक्टर मशीन? अब यहां और ध्यान से सुनना। सपोर्ट वेक्टर मशीन भैया होशियार आदमी है। ये क्या करता है? ट्रिक लगाता है। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, लीनियरली सेपरेबल तो सबसे आसान केस है, यानी एक लाइन से क्लास ए और क्लास बी को तोड़ दे, मतलब डिवाइड कर देना क्लास ए, ये तो बड़ा आसान हो गया, इजिएस्ट केस। नॉन लीनियरली सेपरेबल ना वो टफ केस होता है। ठीक है, ये टफ है, जहां पर आप इस प्रकार से डेटा पॉइंट्स का होना जो है आप देख रहे हैं कि रेड और ब्लू पॉइंट्स आपस में इंटरमिक्सिंग में है, तो उनको एक लाइन में काटना तो बहुत मुश्किल हो गया। तो ये भाई जो है ना एसवीएम, ये ट्रिक लगाता है इसको सेपरेट करने की, और इसी को कहते हैं कर्नल ट्रिक। कर्नल ट्रिक, कर्नल ट्रिक में क्या करता है ये कि जो मेरे नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा है जो कि अभी आप देख रहे थे, इनको ट्रांसफॉर्म करता है, दूसरी एक्सिस पर ले जाता है उसको, इनका ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा टू डी है डेटा अभी यहां पर, जो कि सेपरेट नहीं हो पाएगा, ब्लू और रेड से सेपरेट नहीं हो पाएगा, तो मैं टू डी को थ्री डी में ट्रांसफॉर्म करूंगा, ये लॉजिक लगाऊंगा। तभी ये थोड़ी सी कठिन एल्गोरिदम है, क्योंकि ये एडिशनल टास्क परफॉर्म कर रही है। तो यदि मेरा डेटा नॉन लीनियरली सेपरेबल है, मुझे इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। कैसे करेंगे उसके भी डायग्राम दिखाऊंगा आगे। ठीक है, और डायग्राम चलो दिखाई देता हूं मैं, नीचे आएंगे। हाँ ये देखो, ये रहे, ये देखिए, ये एक केस है लीनियरली इनसेपरेबल का। आप देख पा रहे हैं कि ब्लू और रेड को एक लाइन से या एक पॉइंट से काट नहीं सकते। पहला वाला देखो, तुम यदि पॉइंट यहां अज्यूम करोगे तो भी भैया रेड और ब्लू मिक्स हो गए, तुम यदि पॉइंट यहां अज्यूम करोगे तो भी रेड और ब्लू मिक्स हो गए, तुम यदि पॉइंट यहां पर अज्यूम करोगे तो भी रेड और ब्लू मिक्स हो गए। तो तुम्हारे पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये वन डी है, ये वन डी है, तो तुम्हारे पास कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप कर पाओ। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करोगे आप? पॉसिबिलिटी नहीं है आपके पास डिवाइड करने की। ओके, तो भाई ये ट्रिक लगाएगा, ट्रिक लगा के क्या करा इसने, वन डी को टू डी में कन्वर्ट करा, और अब आप देखो इसने ये पॉइंट नीचे खींच दिए। अब आप एक लाइन के माध्यम से इसको डिवाइड कर पा रहे हो, ब्लू ब्लू और रेड अलग अलग हो रहे हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाया इसने, और पॉलिनोमियल ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। पॉलिनोमियल यानी कि ये जो ये लाइन है इसको उसने किसी डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, टू डिग्री या थ्री डिग्री की, एक तो कर्व बन गया, वो वन डी से टू डी में कन्वर्ट होकर कर्व बन गया, और क्योंकि वो कर्व बन गया तो भाई तुमने लाइन से इसको खींच दिया, इसको सेपरेट कर दिया। इतना दिमाग है ना, वो लॉजिस्टिक नहीं लगाता था क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसकी गणित इतनी थी नहीं, वो तो सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकाल के देता था क्लासेस की, बस इतनी सी बात थी उसमें। लेकिन ये ट्रिक लगाता है, यदि मेरा नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा होगा तो भाई मैं ऐसा कर कुरा के उसको सेपरेट करने की कोशिश करूंगा, तभी एडवांस एल्गोरिदम है। ठीक है, तो एक ये केस हुआ, एक और केस है, ये देखो। अब आप मान के चलो कि ये प्लस वाले जो हैं, ये ब्लू वाले, ये ब्राउन के अंदर हैं, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, तो भाई इसको कैसे सेपरेट करोगे? मुझे लाइन से कर सकते हो? कहीं से कहीं तक लाइन बनते नजर ही नहीं आएगी तुम्हें, कि मतलब ये तो यार अंदर है ब्लू वाले पॉइंट, ये और चारों तरफ से घेर रखा है इसको ब्राउन वाले पॉइंट, इसको एक लाइन से सेपरेट करके दिखाओ मेरे को, कर ही नहीं पाओगे। तो इसने फिर ट्रिक लगाई, इसने टू डी को थ्री डी में ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ये जो जितने भी पॉइंट्स है ना ब्लू वाले, इसको जेड एक्सिस पे खींच दिया। मतलब अज्यूम करना पड़ेगा आपको, मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? थ्री डी पे ट्रांसफॉर्म करके ये जितने भी पॉइंट है इसको उठा के तुम जेड पे ले आओ, और एक वो जो तुम ऊपर देखा था ना, ये, हाँ
इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। आप समझे मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि बना के तो क्या बता पाऊंगा मैं, अभी ऐसा तो नहीं है। ठीक है, मतलब समझ जाइए, ये 2D से 3D में करने का मतलब है एक एक्सिस और जोड़ दी मैंने, और इन पॉइंटों को उठा के इस एक्सिस पे ले आया, और बीच में मैंने प्लेन से इसको काट दिया। आर गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, निखिल बोल रहा है सर समझ में तो आया। ठीक है, प्रगति भी बोल रही है समझ में आ गया। ठीक है, अरुण सर भी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। ठीक है, तो ऐसी बात है, तो ये ट्रिक है लगाता है। ओके, सो मुझे हर जगह इस चीज की जरूरत पड़ेगी, ट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी। और ट्रिक कई तरीके की होती है, आपने जो देखी, ये कोई दूसरी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होगा, ये किसी दूसरी ट्रिक के माध्यम से सॉल्व होगा। तो ऐसे में मैं आगे बताऊंगा आपको कितने टाइप की ट्रिक होती है लगाने की। ठीक है, चलिए, तो अभी आपको मैंने बताया नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा है और ये लफड़े चल रहे हैं उसके साथ। उसके बाद क्या होता है, एसवीएम में मार्जिन जो होती है, हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन, इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट मार्जिन। अभी हार्ड मार्जिन और सॉफ्ट मार्जिन क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, यदि मेरा डेटा लीनियरली सेपरेबल है, यानी कि वो एक रेखा से, एक लाइन से क्लासिफाई हो जाएगा, तो भाई मैं हार्ड मार्जिन बोलता हूं, उसको मैं हार्ड मार्जिन बोलता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई लीनियरली सेपरेबल है, एक लाइन से क्लास ए और क्लास बी यदि हो जाए डिवाइड, क्लासीफाई हो जाए, तो लीनियरली सेपरेबल है। ओके, ऑलराइट, ये चीज है। ठीक, हार्ड क्यों? वो हार्ड इसलिए क्योंकि क्लास ए के जो पॉइंट्स हैं वो बी की रेंज में आ नहीं रहे, और ना बी के पॉइंट्स हैं वो ए की रेंज में आ रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो कोई एक दूसरे की रेंज में नहीं आ रहा। तभी तो मैंने इसको हार्ड मार्जिन बोल दी, मतलब ऐसी कट्ठी दीवार बना दी, भाई तू तेरे रीजन में रहेगा, मैं मेरे रीजन में रहूंगा, आपस में अपना कोई मेल जोल नहीं है, ये बॉर्डर है, भाई वो तेरा इलाका वो मेरा इलाका, तो हार्ड मार्जिन है ये। तो भाई हमारी पाकिस्तान के साथ हार्ड मार्जिन है। लेकिन भाई क्या है, भूटान के साथ हमारी सॉफ्ट मार्जिन है। कैसे? यानी वहां पर क्या है कि जो डेटा पॉइंट्स हैं, मतलब उनके कुछ गांव, कुछ इलाके, अपने लोग, उनके लोग, वो इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं, तो वहां पर अपनी सॉफ्ट मार्जिन है। ठीक है, ऑलराइट, तो होगा ये कि क्लास ए के कुछ पॉइंट क्लास बी के अंदर आ गए, क्लास बी के कुछ पॉइंट क्लास ए के अंदर आ गए, तो यहां पर मैं हार्ड मार्जिन नहीं बना पाऊंगा, यहाँ सॉफ्ट मार्जिन बनेगी। ठीक है, ऑलराइट, तो ऐसी स्थिति में जहां पर आप एक लाइन से डेटा को काटने में, मतलब सेपरेट करने में डिफिकल्टी है, वहां पर सॉफ्ट मार्जिन बनती है। मतलब आप यदि फेंसिंग करोगे, तो भाई कुछ इलाका उनका अपने अंदर आ जाएगा और अपना इलाका कुछ उनके अंदर चला जाएगा, क्यों? क्योंकि इंटर इंटर में चेंज है वहां पर, तो वहां पर आप हार्ड मार्जिन से काम नहीं कर पाओगे आप। तो यहां पर ऑब्वियसली मिसक्लासिफिकेशन होगा शॉर्ट मार्जिन के अंदर, कि ए के कुछ पॉइंट बी में, बी के पॉइंट कुछ ए में। ठीक है, तो भाई ऐसा है। अब आपके कुछ प्रश्न जो आपने नहीं पूछे, लेकिन मैं अपने आप से पूछकर बताता हूँ। आपने ये देखा कि सर ये मेरी डिसीजन मतलब बाउंड्री है, ये सर क्लास ए की बॉर्डर है, ये क्लास बी की बॉर्डर है। आपने सर ये बता दिया कि जो पॉइंट यहाँ है वो डेटा पॉइंट्स हैं, है ना, वेक्टर्स हैं। जो पॉइंट यहाँ है वो भी वेक्टर्स हैं, डेटा पॉइंट्स हैं। जो पॉइंट बॉर्डर पे हैं उनको सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं, जो क्लास की बाउंड्री पर है उनको सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। अब सर जो इधर आ गए इनको क्या बोलते हैं? ये ये वाले पॉइंट सर, ये क्या होंगे? तो भाई ये सपोर्ट वेक्टर नहीं है,
ठीक है, दे आर नॉट एट ऑल सपोर्ट वेक्टर, अभी इनको डेटा पॉइंट्स ही मान के चलो, सपोर्ट वेक्टर नहीं है ये। और कोई बी का पॉइंट ए के रीजन में चला गया तो ये मिसक्लासिफाइड है, गलती हो गई। और ए का पॉइंट कोई बी में आ जाए, ये भी गलती है, मिसक्लासिफिकेशन है। तो शॉर्ट मार्जिन में क्या होता है, मिसक्लासिफिकेशन से वो क्या करें यार, व्यवस्था ही ऐसी है ना, डेटा पॉइंट आपस में इंटरमिक्स कर रहे हैं तो भाई मिसक्लासिफिकेशन तो होंगे ही होंगे। तो हार्ड मार्जिन में क्या होता है कि भाई व्यवस्थित है, ये दीवार है और ये तुम्हारा और ये हमारा। शॉर्ट मार्जिन में मिला जुला हिसाब होने के कारण मिसक्लासिफिकेशन होता है, एक्यूरेसी कम होती है। ठीक है, यही वो कह रहा है, और मुझे टॉलरेट करना पड़ता, कुछ मिसक्लासिफिकेशन मेरे को टॉलरेट करना पड़ेंगे, क्योंकि मैं हार्ड मार्जिन नहीं बना पाऊंगा। वो बोलेगा यार देखो तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे कुछ हमारे इलाके में और हमारे कुछ तुम्हारे इलाके में आ जाएंगे, तो मैं टॉलरेट करता हूं यहाँ पे शॉर्ट मार्जिन में मिसक्लासिफिकेशन। ठीक है, ये स्थिति है। ओके, यही कहा गया है वहां पे सपोर्ट वेक्टर मशीन में शॉर्ट मार्जिन। उसने कहा कि जो हार्ड मार्जिन है वो रिजिड होती है, क्लासिफिकेशन है टफ, और वो और ओवरफिटिंग को रिजल्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि यदि सारे पॉइंट यदि बराबरी से क्लासीफाई हो गए तो मॉडल ओवरफिट हो गया, मतलब तुमने 100% एक्यूरेसी दे दी। तो हार्ड मार्जिन लीनियरली सेपरेबल में लगती है विदाउट आउटलायर। शॉर्ट मार्जिन जो होती है वो नॉन लीनियरली सेपरेबल में लगती है, जो कि जिसको एक रेखा से आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये लेस रिजिड होती है ना, बिल्कुल आप कठोरता नहीं दिखा सकते यहाँ पर, यानी आपको मिसक्लासिफिकेशन अफोर्ड करने पड़ेंगे। ठीक है, रोबस्ट टू आउटलायर, और ऐसा क्या होगा, आउटलायर होंगे। आउटलायर यानी कुछ ऐसे होंगे जो उधर चले गए होंगे और कुछ होंगे इधर आ गए होंगे, आउटलायर हैं। और मिस क्लासिफिकेशन मेरे को अलाउ करना है, मैं 50 बार बोल चुका हूं ये बात। ठीक है, ये अंडरफिटिंग में हो सकती है। अंडरफिटिंग यानी यदि ज्यादा मिस क्लासिफिकेशन हुए, यानी बहुत सारे लोगों का इधर उधर आना जाना है, तो भाई ये अंडरफिटिंग हो जाएगा, स्कोर कम आएगा मॉडल का। ये इशू है। निखिल सर, आर दे स्लैक वेरिएबल? स्लैक वेरिएबल ना निखिल उसमें आते हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन में, यहां नहीं आएंगे, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट रिग्रेशन में बताऊंगा। ठीक, तो ये नहीं होते स्लैक वेरिएबल, ये मिसक्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो ये स्थिति बन रही है, इतना समझ में आया आपको? ऑलराइट, तो ये है। और मुझे क्या चाहिए, मैक्सिमम मार्जिन चाहिए, मैं आपको बता ही चुका हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ड मार्जिन और शॉर्ट मार्जिन क्या होती है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और मुझे मुझे ऑप्टिमल मार्जिन ही चाहिए, मैक्सिमम मार्जिन। ठीक है, यानी कि देखो ये H1 है, ये भी डेटा पॉइंट्स को क्लासिफाई कर रहा है, लेकिन सबसे वर्स्ट है। क्यों? क्योंकि ब्लैक और व्हाइट दोनों मिक्स हो गए, तो सबसे घटिया हाइपरप्लेन H1 है। H2 अच्छा हाइपरप्लेन है, वो ब्लैक और व्हाइट को करेक्टली क्लासिफाई कर रहा है, लेकिन ऑप्टिमल नहीं है। जो H3 है वो ऑप्टिमल है। क्यों? क्योंकि वो ब्लैक वाले से और व्हाइट वाले से दोनों से समांतर दूरी पर है। तो मेरे को ये समांतर दूरी चाहिए, मुझे मैक्सिमम मार्जिन चाहिए। तो ये जो विड्थ है, ये क्लास की जो बाउंड्री है, ये मेरे को बड़ी होने को मांगता है। ठीक है, तो पूरा खेल इसी का ही है कि इसको बड़ा कैसे करोगे आप, मार्जिन कैसे बढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? कोई डाउट हो तो पूछे। ठीक है, तो फिर बाद में अपन कर्नल ट्रिक लगाते हैं जो मैंने आपको बताई। यस प्लीज टेल मी एनी डाउट। हाँ यस प्रगति, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सर ये तीन प्लेन्स देखे हमने, H1, H2 और H3। हाँ, तीन तो प्लेन देखे। H3 जो है वो H1 H2 से ऐसा क्या अलग कर दिया उसने कि उसको ऑप्टिमल उसने बोल दिया? उसने ये करा कि आप देखिए कि ये इसकी दूरी देखिए, इसकी मार्जिन देखिए आप, इसकी जो हम्म, मार्जिन है ये सबसे ज्यादा है। ये देखिए इसकी विड्थ सबसे ज्यादा है,
यही इसने काम करा है। ओके, सपोर्ट वेक्टर मशीन में हमें जो चाहिए वो ये कि मार्जिन मैक्सिमम होना चाहिए। दैट मीन्स आप ऐसी डिसीजन बाउंड्री बनाइए जो दोनों क्लासेस से, ठीक है, इतनी दूरी पर हो कि भाई जब आप इनकी क्लास बाउंड्रीज जो हैं उनकी आप डिस्टेंस निकालो तो वो मैक्स हो, क्योंकि मार्जिन क्या है, क्लास बाउंड्रीज के बीच की दूरी, तो मैक्स होना चाहिए। अब H2 आपने कहा कि ये ऑप्टिमल क्यों नहीं है, तो देखिए H2 जो है ना वो ब्लैक वाले पॉइंट्स के करीब है और व्हाइट वाले ओके। पॉइंट से मतलब जो है वो, मतलब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो कुछ ऐसे बनते हुए नजर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, मैं सब मिटा रहा हूँ। अब देखिए ये जो है मेरी H2 वाला ये ब्लैक के भी करीब है और व्हाइट से भी इस पॉइंट के करीब हो गए, तो मेरी मार्जिन कितनी बनेगी, बहुत छोटी सी मार्जिन बनेगी मेरी। और H3 में देखिए आपको मार्जिन अच्छी मिल रही है, ठीक है, तो जहां पर मैक्सिमम मार्जिन यस। मिले बस वो आपका आंसर है, वही ऑप्टिमल हाइपरप्लेन। और ऑप्टिमाइजेशन इसी का होगा, पूरी गणित जो बनेगी इसकी अभी एसवीएम की पूरी जो मैथ्स हमें करना है वो इसी को ध्यान में रख के करना है। ओके, ये बात है। ठीक, और कोई डाउट है किसी को? फाइन, तो कर्नल ट्रिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कई टाइप के कर्नल फंक्शंस होते हैं, तो मैं इसकी इक्वेशंस हैं, ठीक है। ऑल राइट, तो खैर मैं अगली क्लास में फॉलोअप कर लूँगा क्योंकि अब मुझे अगली क्लास में मैथ्स बतानी है इसके, ठीक है, इसमें अब ज़्यादा नहीं लगेगा टाइम। ओके, तो विल डू द मैथ्स रिलेटेड टू इट इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ऑल राइट, तो मुझे लग रहा है आज के लिए आपको इतना समझने के लिए ज़रूरी है। और जैसे कि एल्गोरिदम है, आपको इंटरेस्ट भी आया होगा कि सर ये एल्गोरिदम जो है अच्छे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे और देखेंगे समझेंगे इसमें आगे कि क्या मैथ्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग।